हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम सोशल चेंज को समझने की जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जिसमें साइक्लिकल थ्योरी और लीनियर थ्योरी है, वो प्रमुख मानी जाती हैं। आज हम साइक्लिकल थ्योरी के विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उसको इतिहास में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इतिहास की में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको समझने के लिए जो साइक्लिक थ्योरी का जो सिद्धांत है, उसका ये मानना है कि इस सिद्धांत के अनुसार है किसी भी सभ्यता या जिसकी जो संस्कृति है उसका उत्थान होता है और उसके बाद उसका पतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक परिवर्तन है, प्रत्येक जो घटना है वो अपने आप द्वारा है वो दोहराई जाती है, या हम कहें हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है। इतिहास की घटनाएं हैं वो एक चक्रीय रूप के अंदर चलती हैं, अर्थात कोई भी सभ्यता और संस्कृति है वो विकसित होकर के सभ्यता का रूप लेती है और उसके बाद में उसका डिक्लाइन होता है और उसके बाद में पुनः सभ्यता का उदय होता है। तो जिस प्रकार नेचर के अंदर है विभिन्न ऋतुओं के अंदर जो परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से जैसे पतझड़ है, गर्मी है, सर्दी है, इस तरह से जो चेंज आता है, उसी तरह से जो सभ्यताएं हैं उनमें भी है वो एक प्रकार से है वो परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलती है। और इस जो सोशल चेंज के जो 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 चक्रीय सिद्धांत है उसको समझाने में वो जो एक स्पेंगलर है, जर्मनी के है स्पेंगलर है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। और इसके अलावा टाइनबी है, सोरोरिन है और पेरेटो है। ये चार प्रमुख विद्वान थे जो कि साइक्लिक थ्योरी के वो समर्थक थे। जहाँ तक आज हम यदि स्पेंगलर की हम बात करें तो स्पेंगलर है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी के है वो प्रसिद्ध ऐतिहासिक चिंतक थे और इनका उदय उस समय हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध है वो एक तरह से आप कहें कि प्रथम विश्व युद्ध है वो 1918 के अंदर है वो एक तरह से ख़त्म हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है वो इनकी सोच पर है वो नज़र आता है। तो जो स्पेंगलर है उन्होंने जो 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 एक तरह से सभ्यताओं के जो उत्थान और पतन है उसका जो सिद्धांत है वो दिया। और स्पेंगलर ने जो 1918 के अंदर है वो एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम जिसको द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है वो कहा जाता है। और इसका जो प्रथम वॉल्यूम है वो 1918 में प्रकाशित हुआ और उसका दूसरा वॉल्यूम है वो 1922 के अंदर है वो प्रकाशित हुआ। तो एक तरह से जो स्पेंगलर है उन्होंने अपनी जो ये जो कृति है जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो उस समय प्रकाशित की जिस समय है वो पूरा विश्व है वो युद्ध के पश्चात होने वाली जो कुंठा है और एक तरह से मानसिक असंतुलन है के दौर जो गुजर रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसकी पुस्तक को पढ़ कर के जो पराजित देश है, जो युद्ध में पराजित होने वाले जो देश हैं वो एक प्रकार से है यह कहें कि नकारात्मकता ही सही, लेकिन उनके दिलों के अंदर है कुछ है एक सांत्वना पैदा हुई कि हर समय एक जैसा नहीं होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। और जो मित्र राष्ट्र है जिन्होंने विजय प्राप्त की थी उनको एक प्रकार से है अपना जो खोखलापन नज़र आया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पेंगलर है उन्होंने एक प्रकार से है वो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जिस तरह से व्यक्ति के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। मतलब एक तरह से संस्कृति को उसने एक सोशल ऑर्गेनिज्म के रूप में माना, एक इकाई के रूप में माना कि जिस प्रकार शरीर के अंदर है बच्चा जन्म लेता है, फिर वो उसका विकास होता है और उसके बाद में वृद्ध होता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से जो सभ्यताएं हैं उनका भी है वो जन्म होता है और फिर उसका विकास होता है और उसके बाद में है वो विकसित होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और नई सभ्यता है का जन्म होता है। तो एक तरह से जो स्पेंगलर है वो जो एक प्रकार जो हम कहें कि उसने है वो पूरे जो संसार है उसको 8 सभ्यताओं के अंदर विभाजित किया और प्रत्येक जो सभ्यता है उसका जो काल है वो 1000 वर्ष है
वो निश्चित किया कि 1000 वर्ष का जो काल है वो सभ्यता का होता है। तो जो स्पेंगलर है उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो पाश्चात्य सभ्यता है वो एक तरह से पतन की ओर है, वो अग्रसर है, तो वो पतन, उसका पतन है वो हो गया है, और वो एक तरह से हम कहेंगे वो पतन की ओर बढ़ रही है। और एक तरह से जो यूरोपीय सभ्यता है वो 1800 ईस्वी के आसपास है, वो अपने जो जो चरम शिखर पर है वो पहुंच चुकी है, और फ्रांस की क्रांति के साथ ही है उसके जो पतन का जो जो प्रारंभ है वो हो गया था। तो इस प्रकार एक तरह से स्पेंगलर है वो ये इस बात पर बल देता है कि यदि हम इतिहास में अतीत की घटनाओं को यदि समझ लें तो ऐसी स्थिति में भविष्यवाणी करने के लिए भी हम सक्षम हैं, क्योंकि मानव ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, उसका जिस तरह से है वो विकास और पतन होता है, उसी प्रकार से सभ्यताओं का विकास और पतन है, उसको भी हम देख सकते हैं। तो स्पेंगलर ने अपने जो इतिहास के प्रति जो दृष्टि है उसको परिपुष्ट करने के लिए है वो संस्कृतियों को है वो 8 मुख्य भागों के अंदर विभाजित किया। जैसे मिस्र की सभ्यता है, बेबीलोनियन की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, यूनान की सभ्यता है, अरब की सभ्यता है, मेक्सिको की सभ्यता और पाश्चात्य जो आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति है। तो इन 8 भागों के अंदर है वो उन्होंने संस्कृतियों को है वो बांटा, विश्व की संस्कृतियों को बांटा, और उन्होंने कहा कि जैसे मिस्र संस्कृति का मुख्य जो प्रतीक है वो पत्थर है, यूनानी संस्कृति का मुख्य प्रतीक सौंदर्य का आदर्श है, भारतीय संस्कृति का जो आदर्श आत्मा और मोक्ष है, और आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति का जो 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 मुख्य प्रतीक है वो वॉलेट है या तिजोरी है, पैसा है। तो इस तरह से उन्होंने समस्त विश्व को है वो 8 संस्कृतियों के अंदर विभाजित किया। तो स्पेंगलर है वो संस्कृति को है वो इतिहास की आत्मा मानते हैं। उनका मानना है कि संस्कृति का जो उत्थान और जो विकास है और क्षय है वो प्रकृति के एक जो अपरिवर्तनीय जो नियम है उसके अंतर्गत ही होता है। और प्रत्येक संस्कृति का एक तरह से बचपन होता है, यौवन होता है, पौरुष होता है, वृद्धावस्था होती है, और जब ये अपना पूरा दौर पूरा कर लेती है तो ऐसी स्थिति में संस्कृति है वो मनुष्य की तरह वो मर जाती है, और एक संस्कृति की मृत्यु के पश्चात वो अन्य संस्कृति है उसका जन्म होता है। तो इस इतिहास में इस जो संस्कृति का जो उदय है, जो जन्म है, उत्थान और पतन का ये जो दृष्टिकोण है उसको इतिहास का जो चक्रीय सिद्धांत है या युग चक्रवादी जो सिद्धांत है उसके नाम से है वो जाना जाता है। तो एक तरह से स्पेंगलर ये कहता है कि जो संस्कृति है वो जब अपनी विकास की चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह सभ्यता, उसे सभ्यता कहा जाता है। स्पेंगलर के शब्दों के अंदर है जो सभ्यता, संस्कृति जब अपने विकास के अंतिम चरण में पहुंच जाती है तो वो सभ्यता कहलाती है। और एक तरह से जब सभ्यता है, जब सभ्यता के स्तर पर पहुंच जाती है संस्कृति, तो ऐसी स्थिति में उसमें सड़न और पैदा हो जाती है और वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। और स्पेंगलर है इसको समझाने के लिए कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े जो राज्य हैं, राज्यों के विकास के साथ ही जो एक तरह से जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसके साथ है वो सभ्यता में भी है वो परिवर्तन है वो होता है। और एक तरह से स्पेंगलर है वो राजनीतिक, आर्थिक और जो तकनीकी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं पर है एक तरह से नैसर्गिकता है वो हावी हो जाती है, और शहरों में मशीनी युग में संस्कृति के नाटक का अंतिम भाग है वो खेला जाता है। वो कहते हैं कि एक तरह से जब मशीनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में है वो व्यक्ति है वो मशीनों का गुलाम हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो बाह्य आक्रमण है और या जो आंतरिक जो विद्रोह है उसके कारण से अलगाववाद है की स्थिति वो पैदा हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो एक तरह से जो साधारण वर्ग है वो एक तरह से है वो उस पर अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से क्या है कि वो संस्कृति है वो नष्ट हो जाती है, और उसके जो सदस्य हैं वो एक तरह से किसान बन जाते हैं, घुमक्कड़ गरीब बन जाते हैं। और वो कहते हैं कि यही इतिहास की सत्यता है कि जो वो स्पेंगलर ये कहता है कि हमें यदि इस अतीत का अध्ययन करें तो हमें भविष्य का मार्गदर्शन है वो मिल जाता है। और इसी आधार पर है वो स्पेंगलर कहते हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता संस्कृति है वो अपने अंतिम जो स्थिति है उसमें पहुंच चुकी है, और उसमें एक तरह से अब डिक्लाइन होना है वो निश्चित है।
तो इस तरह से क्या है कि जो संस्कृति है वो जो 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 एक तरह से जो आध्यात्मिक कारण की आवश्यकता से है वो नष्ट हो जाती है, और एक तरह से है वो पतन की ओर है, वो उसका पतन होना है वो संभावित असंभावित वो हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो स्पेंगलर है वो अपने जो पुस्तक का द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट है, उसमें एक तरह से इतिहास का एक हाइपोथेटिकल है वो दर्शन है, फिलोसफी है, वो प्रस्तुत करता है। और इसमें एक तरह से क्या है कि स्पेंगलर ये कहता है कि इतिहास से तात्पर्य मानव संसार के स्वभाव से है, न कि प्राकृतिक संसार से है। और वो जो जो संपूर्ण मानव इतिहास को है वो, जैसे मैंने बताया कि 8 प्रमुख संस्कृति या सभ्यताओं के अंदर विभाजित करता है। और इसमें जो स्पेंगलर है वो एक तरह से पाश्चात्य संस्कृति है उसको ज़्यादा महत्व नहीं देता है। और इसमें इसका जो प्रत्येक जो संस्कृति है उसका एक भाग एक उसमें मूलभूत प्रतीक होता है जिसके माध्यम से वह संस्कृति को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेंगलर है, यद्यपि एक तरह से उसका इस चक्रीय सिद्धांत को है पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी है स्पेंगलर ने इस चक्रीय सिद्धांत के माध्यम से इतिहास और जो समाजशास्त्र है उसको निकट लाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्पेंगलर की प्रेरणा से ही है अन्य जो विभिन्न समाजशास्त्री हैं उन्होंने है वो इस दृष्टिकोण से है वो एक तरह से संस्कृति का अध्ययन वो किया। तो इस तरह से स्पेंगलर है वो सभ्यताओं के उत्थान और पतन है उसको एक प्रकार से है वो समझाने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से जो टाइनबी है वो, जिसके बारे में अलग व्याख्यान के अंदर चर्चा करेंगे, वो एक प्रकार से क्या है कि एक जो चुनौतियाँ और जो प्रत्युत्तर है, जो चैलेंज और रिस्पॉन्स है के आधार पर है वो संस्कृति को समझाने का प्रयास करते हैं। जो सोरोकिन है वो सांस्कृतिक उत्थान पतन के द्वारा, और जो पेरेटो है वो अब जात वर्ग के जो इलीट क्लास का जो सर्कुलेशन है, जो परिभ्रमण है, उसके द्वारा है वो एक तरह से है वो चक्रीय सिद्धांत को है वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेंगलर है उन्होंने सभ्यता के उत्थान और पतन है उसको किस प्रकार से है वो सभ्यता का संस्कृति है वो विकसित होकर के सभ्यता का रूप ले लेती है, और किस प्रकार उसके बाद में उसका पतन प्रारंभ होता है। उसी प्रकार से है जो टाइनबी है वो उसका मानना है कि जो 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 मनुष्य के लिए है वो पर्यावरण है वो हमेशा अनुकूल नहीं होता है, और लेकिन जीवित रहने के लिए है मनुष्य है उसके लिए प्रयास करता है, वो चुनौतियों को सहन करता है और अपने अनुकूल बनाने का है वो प्रयास करता है। और इस तरह से वो प्रकृति के साथ संघर्ष करता है, और संघर्ष करता हुआ वो एक तरह से आगे बढ़ता है। और टाइनबी कहता है कि जो समाज इन प्राकृतिक चुनौतियों को संघर्ष कर करके है या अपना करके उसको अपने अनुकूल बना लेता है वह जीवित रहता है, और लेकिन बाद के अंदर है, अंत के अंदर है, उसकी भी है उसका भी पतन हो जाता है। तो एक तरह से क्या है कि सभ्यताओं को एक तरह से मानव शरीर के रूप के अंदर है वो एक तरह से है वो मानता है। जिस तरह से मानव स्वभाव, मानव शरीर के अंदर अचानक परिवर्तन आता है, फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता है, फिर उसकी लोच खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से टाइनबी कहता है कि सभ्यता है उसमें भी है वो पहले तेज़ी से परिवर्तन आता है, फिर उसकी लोच खत्म हो जाती है, और फिर है एक तरह से है उसका पतन हो जाता है। उसी प्रकार से जो सोरोकिन है वो थ्योरी ऑफ स्पाइरल है, वो सांस्कृतिक उतार चढ़ाव का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और उसके अनुसार है वो जो संस्कृति है वो जो चेतनायुक्त संस्कृति है, भावनात्मक संस्कृति है और आदर्शात्मक संस्कृति है, उसमें संस्कृति को एक तरह से बांटता है। और उनका मानना है कि किस तरह से जो मनुष्य है वो जो चेतनायुक्त संस्कृति होती है प्रारंभ में, तो वो किस प्रकार जो चेतनायुक्त संस्कृति है उसमें वो किस प्रकार एक तरह से विरोधी तत्व उसको देखने को मिलते हैं, और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रकृति से संघर्ष करता है। और फिर चेतनात्मक संस्कृति है वो एक प्रकार से है वो भावनात्मक संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। और फिर जो इन दोनों के बीच में जो संघर्ष होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो आदर्शात्मक संस्कृति है उसमें एक तरह से दोनों के मध्य वो समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से सोरोकिन है वो एक तरह से है वो संस्कृति को पेंडुलम की है वो संज्ञा देते हैं, क्योंकि जहाँ के चेतनायुक्त संस्कृति है उसमें व्यक्ति है वो भौतिक सुख है और जो विज्ञान को इम्पोर्टेंस देता है,
और जो विलासयुक्त उसका जीवन होता है। वहीं जो भावनात्मक संस्कृति है वो उसमें वह एक तरह से है वो सत्य की खोज का प्रयास करता है, उसका सोच का केंद्र बिंदु है वो आध्यात्मिकता हो जाता है। लेकिन जो आदर्शात्मक संस्कृति है उसके अंतर्गत है इन दोनों के मध्य है वो एक सर्कुलेशन है वो स्थापित होने होता है। वहीं जो पेरेटो है वो एक सर्कुलेशन ऑफ द इलीट है उसका एक तरह से उसके द्वारा चक्रीय सिद्धांत को है वो समझाने का प्रयास करता है। तो इसमें जो पेरेटो है उसका वो कहता है कि जो जो समाज के अंदर है वो विभिन्न प्रकार के वर्गों का अस्तित्व होता है, जिसमें एक वर्ग उच्च वर्ग होता है जिसके पास अधिकार और सत्ता, विभिन्न प्रकार के अधिकार होते हैं और सत्ता का स्वामी होता है। और समाज में एक दूसरा वर्ग निम्न वर्ग होता है जिसमें अधिकार विहीन होता है और सत्ता विहीन होता है। और एक तरह से ये व्यवस्था है वो एक तरह से स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि उच्च वर्ग के सदस्य है वो निम्न वर्ग उच्च वर्ग के सदस्यों की जो नाकाबिलियत है उसके कारण से जो निम्न वर्ग के सदस्य अपनी काबिलियत के कारण से वो उच्च वर्ग का स्थान है वो प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार क्या है कि एक तरह से है वो जो समाज में असंतुलन पैदा होता है वो वापस है वो एक चक्रीय रूप में चलता है। तो कभी उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है, फिर निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो पेरेटो है वो भारत की जो कास्ट सिस्टम उसको समझाने का प्रयास करता है, किस प्रकार ब्राह्मण है कि जो एक समाज के अंदर है जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो एक सुप्रीम स्थिति थी उसको किस प्रकार क्षत्रियों ने है वो उसका किस प्रकार विरोध किया और किस प्रकार जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, और क्षत्रिय वो एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार दलित है वो अपनी कुशलता के द्वारा वो समाज के अंदर है वो विभिन्न अधिकार है वो प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार पेरेटो है वो एक प्रकार से वो चक्रीय सिद्धांत का जो समर्थन करता है। तो इस प्रकार स्पेंगलर है, टाइनबी है, सोरोकिन है और जो पेरेटो है वो इतिहास के जो युग चक्रवादी जो सिद्धांत है उसको समझाने का प्रयास करता है और एक प्रयास करने का एक तरह से वो प्रयास है वो करते हैं। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम टाइनबी के विषय में चर्चा करेंगे कि टाइनबी है वो इतिहास के युग चक्रवादी सिद्धांत है उसको किस प्रकार समझाने का प्रयास करता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।